टर्म फेमस हुआ, क्योंकि उस बार यूपीएससी में पहली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और इसका क्षेत्र उत्तर भारत है, यानी कि उत्तर भारत में हम चलते हैं अगर, तो ऑलमोस्ट ये सारे रीजन लेते हुए और इधर उड़ीसा तक का क्षेत्र, ठीक है, उड़ीसा का थोड़ा ऊपरी हिस्सा तक चला जाता है आपका ये नागर शैली में। इसके बाद से उड़ीसा से लेके और महाराष्ट्र के बीच का जो क्षेत्र है, इस बीच में आता है बेसर शैली। ठीक है, जो मध्य भारत की मंदिर निर्माण की शैली है। और तीसरी शैली जो है द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली जो है वो दक्षिण भारत में फेमस हुई है, और महाराष्ट्र से नीचे की तरफ, यानी यहाँ से नीचे की तरफ जो भी मंदिर उधर बने हुए हैं वो ज़्यादातर द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। ठीक है, बनावट में थोड़ा सा का डिफरेंस है। बेसर दोनों का मिक्सचर है, नागर और द्रविड़ का। ठीक है, और नागर वाले में क्या है कि आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी बाउंड्री होगी जनरली, उस बाउंड्री के अंदर मंदिरों का निर्माण किया गया है। ठीक है, जिसमें आपको गोपुरम होगा, गर्भगृह होगा, मंडप होगा, मंडप का नीचे वाला जो हिस्सा है बेस है जिसको विमान कहते हैं। ठीक है, जैसे देखेंगे उत्तर भारत का एक शॉर्ट फॉर्म मंदिर निर्माण का ये है। ठीक है, जो अपने आसपास हम लोग देख रहे हैं ज़्यादातर। इसमें क्या होता है कि गोपुरम, किसी भी मंदिर में जो गेट होता है वो गोपुरम कहलाता है। ठीक है, और यहीं से आपका क्वेश्चन भी था कि दक्षिण भारत में मंदिरों के आकर्षक द्वार को क्या कहा जाता है। क्योंकि दक्षिण भारत में फेमस क्या है कि वहाँ के गेट को काफ़ी विशाल और बहुत आकर्षक बनाया जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ से स्पेशल दक्षिण भारत पे फोकस किया गया है। गोपुरम के बाद जो होता है, ये वाला जो मेन भाग होता है जिसमें मूर्तियाँ होती हैं, उसको हम गर्भगृह कहते हैं। ठीक है, और टोटल जो भाग है वो मंडप कहलाता है। ठीक, और ये वाला जो हिस्सा है बेस, आधार जो है, इसको विमान कहा जाता है। ठीक है, ये मंदिर का सारा पार्ट्स हो गया। दक्षिण भारत में जाते हैं जब, तो फिर वहाँ मंदिरों की ऊंचाई बढ़ जाती है। आप देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप ये ऊंचे होते चले जाते हैं दक्षिण भारत में। ठीक है, और साथ साथ इनके जो मेन गेट होते हैं वो भी यहाँ से काफ़ी विशाल ऐसे बने होते हैं। यही बस डिफरेंस होता है। ठीक है, दक्षिण भारत में ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, कई मंजिले वो बिल्डिंग होती है। ठीक, और जो बेसर शैली में आते हैं तो यही दोनों का मिक्सचर है, दोनों की कलाओं को एक साथ शामिल किया जाता है। उत्तर भारत में मंदिर में अगर देखेंगे, एक और चीज़ क्या है खासियत कि यहाँ डिज़ाइंस सिंपल बनाए गए हैं, जबकि दक्षिण भारत में जो है वो डिज़ाइंस काफ़ी सजावट के साथ बनाए गए हैं। ठीक है, मतलब उत्तर भारत एक सामान्य लौकिक शैली को प्रदर्शित करता है। मतलब जैसे आप तुलना करेंगे हड़प्पन सभ्यता से, हड़प्पन सभ्यता में पूछा गया है कि मकान कैसे बनाए गए, तो मकान जो है वो ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है, काम चलाओ, बहुत ज़्यादा सजावट वाले डेकोरेटेड नहीं होते हैं, बहुत खर्चीला नहीं बनाया गया। तो ये उत्तर भारत का है, और दक्षिण भारत में उसको पूरी तरह से डेकोरेट करके बनाया जाता है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन था जिसमें आंसर आपका हो गया गोपुरम। सेकेंड क्वेश्चन है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय प्रशासन के लिए, स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चोल जो साम्राज्य है
वो स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए वो ज़्यादा फेमस हुआ है। पीटी में भी क्वेश्चन वहाँ से आते हैं और लोकल सेल्फ गवर्नेंस से मेंस में भी वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके यहाँ से मंदिर से एक और चीज़ है, भारत में मंदिर निर्माण जो है ये कब से प्रारंभ माना जाता है, किस काल से? गुप्ता पीरियड से, गुप्त काल से मंदिर निर्माण प्रारंभ माना जाता है। उसके पहले मंदिर निर्माण नहीं माना जाता है। आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी एक हल्का लिंक मिलेगा, मूर्तियाँ मिलेंगी, एक बिल्डिंग मिला है सभा भवन जिसको कहा गया है, उसमें भी बीच में मूर्तियाँ हैं। ठीक है, लेकिन उसको मंदिर नहीं माना गया है। ठीक है, तो गुप्त काल से बहुतायत में मंदिर निर्माण ये प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया चोल। अच्छा, स्थानीय स्वशासन से मॉडर्न में भी क्वेश्चन आता है, कुछ मॉडर्न से भी है और अगर हम देखें तो पॉलिटी से भी है ना। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? किसी गवर्नर जनरल के बारे में क्वेश्चन है। रिपन को, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, क्योंकि उस समय ही लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही सबसे पहले लोकल सेल्फ गवर्नेंस को सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था। ऐसे देखें तो परंपरा से ही भारत में स्थानीय स्वशासन है। ठीक है, भारत में गांव स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था, मतलब पंचायती व्यवस्था, पंच जो होते हैं उनकी महत्ता रही है। ठीक है, फिर चोल काल में वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है। ठीक है, उसी के थ्रू सारा प्रशासन संभाला गया और उसी चीज़ को ब्रिटिश काल में फिर से लॉर्ड रिपन के काल में उसको सरकारी स्तर पर इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक, पॉलिटी में अगर आते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं यहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा हम दाएं बाएं चलेंगे और वो भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें लोकल सेल्फ गवर्नेंस की चर्चा है? 243। ठीक, और कौन सा अमेंडमेंट है जिसमें लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बात कही गई है? 73rd एंड 74th दोनों होगा। 73rd 73वां जो संविधान संशोधन है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन जो होता है वो नगरीय प्रशासन से, नगरीय स्वशासन से संबंधित है, जिसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह, कैंटोनमेंट बोर्ड वगैरह ये सारे आते हैं। ठीक है, चलिए ये यहाँ से हो गया। तीसरा प्रश्न है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। बाणभट्ट जो थे ये राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और लेखक थे। ठीक है, और उसमें राजा हर्षवर्धन की जीवन की चर्चा है, जीवन चरित्र की चर्चा है, उनके राजकाज की चर्चा है, जो भी दान वगैरह जो वो किए हैं, जो युद्ध किए हैं, उनकी चर्चा की गई है बाणभट्ट के द्वारा। अगला है, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कालिदास। ये कालिदास हो गए और कालिदास की अन्य भी कुछ रचनाएं हैं। मेघदूतम है ना, इसके बाद से मालविकाग्निमित्रम, जिसमें अग्निमित्र जो शुंग वंश का राजकुमार है, पुष्यमित्र शुंग का बेटा है उसकी, और मालविका जो राजकुमारी है उसकी प्रेम कहानी की चर्चा है। ठीक है, मेघदूतम जो है, मेघदूतम में उन्होंने क्या बताया था कि मेघ को दूत के रूप में चर्चा किया था और बताया है कि कहा है कि हे मेघ, ये जा करके हमारे संदेश को हमारे प्रियतमा तक पहुंचाओ। ठीक है, मतलब उस रूप में उसको कहा गया और सब के सब वो पद्य शैली में सारा विवरण ये सब है। ठीक है,
और इसी पर बाद में कुछ नाटक बने हुए हैं। ठीक है, पांचवा नंबर है, उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्नो, यानी कि ये पूछा जा रहा है कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री से क्वेश्चन है, इतिहास के स्रोत से क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा स्रोत है जिसमें प्राचीन भारत के ट्रेड रूट्स की चर्चा नहीं की गई है, व्यापारिक मार्ग की चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, संगम साहित्य है, दक्षिण भारत का एक प्रकार से इतिहास है। ठीक है, संगम वो जो तमिल संगम वगैरह होते थे, ठीक है, कई हजारों सालों का संग्रह है, उसमें माना जाता है परंपरा से, तो उसमें उस सारे क्षेत्र की चर्चा है, हर तरह की चर्चा है, तो उसमें वो मिल जाएगा। ठीक है, मिलिंद पन्नो जो है ये क्या है, मिलिंद के प्रश्न। ठीक है, जो राजा मिनांडर, ठीक है, यूनानी राजा, ग्रीक राजा जो मिनांडर थे, ऐसे देखा जाए तो वो शासन कहाँ कर रहे थे, तक्षशिला राजधानी थी, है ना, लेकिन मूलतः वो क्या थे, इंडो ग्रीक्स थे। ठीक है, हिंद यवन या हिंद यूनानी जिनको कहा गया है, तो हिंद यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध विद्वान नागसेन, ठीक है, के बीच जो संवाद हुआ है, जो प्रश्न और उत्तर हुई है और जो चर्चा हुई है, उसी की चर्चा इस मिलिंद पन्नो में किया गया है। तो इसमें ज़्यादातर जो प्रश्न है वो फिलॉसफी है, दर्शन है, बौद्ध दर्शन वगैरह के बारे में, जीवन दर्शन के बारे में चर्चा है। ठीक है, इसमें बाकी लौकिक जो चीज़ें हैं उनके बारे में चर्चा नहीं है। तो ये मिलिंद पन्नो इसका आंसर आपका हो गया। ठीक है, अगला है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? व्यापार, ग्राम पंचायत, युद्ध, संस्कृति। अगर मल्टीपल चॉइस हो जाए इसमें एक और ऑप्शन जोड़ के, एक से अधिक, एक्चुअली देखिए स्वशासन टर्म अगर देता तो उसको डायरेक्ट आंसर कर सकते थे। ठीक है, यहाँ ग्राम पंचायत टर्म है, इसीलिए ग्राम पंचायत टर्म हम छोड़ देंगे, उसको आंसर में नहीं लेंगे, और व्यापार लेंगे। कॉटन के ट्रेड के लिए ज़्यादा फेमस हुआ था। ठीक है, कॉटन का व्यापार ज़्यादा हुआ था, सूत का, कपास का, तो इसलिए ये व्यापार हो जाएगा। थोड़ा सा आपको देखिए, ये रेफरेंस लग रहा है लेकिन टर्म पे आपको फोकस करना है, ये ध्यान देना है। जैसे एक क्वेश्चन होता है ना आपका इकोनॉमी से, सिंपली क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में बजट की चर्चा है, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का उल्लेख है, बताइए। यही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बजट शब्द की चर्चा नहीं है, ठीक है, संविधान में किसी आर्टिकल में नहीं है। बजट के बारे में बताया गया है संविधान में। ठीक है, वो एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट है, वार्षिक वित्तीय विवरण है। ठीक है, तो आर्टिकल से डायरेक्ट अगर वो कनेक्ट कर रहे हैं तो वो गलत है वही चीज़, लेकिन प्रॉपर टर्म नहीं है, और इसीलिए यहाँ पे भी ये ग्राम पंचायत जो टर्म है इस आधार पर ये कट रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किरातार्जुनीयम पुस्तक के लेखक कौन है? भारवी। यहाँ पे इसमें वो पहले वाला का टिक हुआ था, ये होगा, ये नहीं है। और यहाँ किरातार्जुनीयम में किसकी चर्चा है? किरात शब्द का अर्थ क्या होता है? किरात का अर्थ होता है शिकारी या धनुर्धर। ठीक है, तीर चलाने वाला, तीरंदाज। तो इसमें किरात अर्जुनियम यानी अर्जुन के तीरंदाज के रूप में, शिकारी के रूप में इसमें चर्चा की गई है किरातार्जुनियम में। ठीक है, किरात का अर्थ हो गया शिकारी। भारवी हो गया। अगला है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? तो खजुराहो के जो मंदिर समूह हैं उनका निर्माण चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा किया गया था,
और ये लगभग 950 से 1050 ईस्वी के बीच का है। ठीक है, और इसमें शैव, वैष्णव और साथ साथ बुद्ध से संबंधित मूर्तियां भी बनी हुई हैं। ठीक है, तीनों संप्रदाय है, शैव, वैष्णव और बुद्ध। ठीक है, ये ऑप्शन अगर मिले कहीं तो आप लोग ध्यान देंगे। और खजुराहो किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ये पड़ता है। जो एडेड इन्फॉर्मेशन है, अगर नोट करना चाहें तो वो आप लोग नोट करते चले जाइएगा। ठीक है, अगला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय से या विक्रमशिला महाविहार से ये प्रश्न है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? धर्मपाल, पाल वंश से संबंधित है ये। ठीक है, और जब बिहार के क्षेत्र में देखें, उत्तर भारत के क्षेत्र में देखें, मगध राज्य के क्षेत्र में देखें, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो पहले से बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्धि पाए हुए था। ठीक है, चर्चित था, लेकिन धीरे धीरे करके उसमें गिरावट आने लगी थी। और गिरावट आने का कारण क्या था? जब बौद्ध धर्म में प्रारंभिक 2 शाखाएं हैं बौद्ध धर्म की, कौन कौन सी? महायान और हीनयान। तीसरी शाखा जब उत्पन्न होती है वज्रयान शाखा। ठीक है, तो वज्रयान शाखा जो है इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, काला जादू, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो है ये आम जनमानस को थोड़ा सा उससे अलग भी करती हैं। कुछ जो प्रसिद्ध उसके पारंपरिक विद्वान थे उनको भी उससे अलग करती है। मतलब कि बौद्ध धर्म में थोड़ी सी गिरावट आ जाती है, और गिरावट आती है तो नालंदा विश्वविद्यालय का क्रेज धीरे धीरे उस समय कम होने लगता है। और उसी समय में धर्मपाल ने, पाल वंश का जो ये था संस्थापक था, उसने क्या किया कि एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना की, नए महाविहार की स्थापना की, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। ठीक है, अब यहाँ महायान, हीनयान और वज्रयान तीनों को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लिया जाए। ठीक है, प्रश्न एक आता है कि किस बौद्ध धर्म की किस शाखा में महात्मा बुद्ध को ईश्वर के रूप में माना गया है? बोलिए। वो जैन है, श्वेतांबर दिगंबर जैन है। महायान जो शाखा है उसमें देवत्व के रूप में उनकी अवधारणा है, ईश्वर के रूप में है, देवता के रूप में है, या महापुरुष के रूप में। ठीक है, महायान से। और हीनयान जो है उसमें एक सामान्य मनुष्य के रूप में माना गया है, सामान्य मनुष्य और गुरु के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, यही हीनयान और महायान में अंतर है। और महायान और हीनयान में एक और अंतर क्या है कि महायान शाखा में जो बुद्ध की मूर्तियां हैं वो देखिएगा तो दैवीय आभा लिए हुए हैं, बाल घुंघराले टाइप के हैं, कान काफ़ी लंबे से हैं, एकदम शांत चेहरा जो है। ठीक है, चमकीली मूर्तियां बनी हुई हैं। जो ज़्यादा फेमस वही मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं, वो महायान शाखा से संबंधित है। और हीनयान शाखा में जब जाएंगे तो उसमें सामान्य मनुष्यों की तरह है। अगर आप पटना म्यूजियम गए होंगे, ठीक है, दोनों तरह की मूर्तियां आपको मिलेंगी। उसमें एक मूर्ति है जिसमें प्रॉपर डिफरेंस वो दिखा जा सकता है। ठीक है, उसमें क्या है कि उनमें बुद्ध के मूछें भी हैं। ठीक है, शारीरिक बनावट जो है वो एकदम से देवत्व वाला चमकीला टाइप का नहीं है, उसमें मांसपेशियां दिखाई गई हैं जैसे सामान्य मनुष्य की मांसपेशियां होती हैं। पैरों में चप्पल जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, पटना म्यूजियम में वो भी मूर्ति है। ठीक है, तो वो पूरी तरह से सामान्य मनुष्य के रूप में है और उसमें वो गुरु माना गया है। ठीक है, और हीनयान की बात है। और साथ साथ हीनयान में ये भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने गुरु की सहायता से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ठीक है, बोधिसत्व की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन महायान में माना गया है कि बोधिसत्व की प्राप्ति सबके लिए संभव नहीं है। ठीक है, जिन पर पहले बोधिसत्व की कृपा होगी या बुद्ध की कृपा होगी, अनुकंपा होगी विशेष, वही बोधिसत्व को मोक्ष को प्राप्त करेगा। ये महायान की अवधारणा है। ठीक है, और महायान में ज्यादातर मूर्तियां किस शैली में बनी हैं?
मूर्ति निर्माण पूछ रहे हैं, मंदिर निर्माण नहीं। हाँ, महायान में हाँ गांधार हो गया, ठीक है। और हीनयान जो है वो मथुरा में बना है ज़्यादातर, ठीक है। ऐसे बाद में आपका जो मथुरा कला भी है उस पर भी गांधार कला प्रभावी हो ही जाता है। लगभग बाद के समय में एक जैसी मूर्तियां बनने लगती हैं, ठीक है। और ये गांधार मूर्ति निर्माण की दो कलाएं हो गई फेमस, कौन कौन सी? गांधार कला और मथुरा कला, ठीक है। इसमें से गांधार कला जो है वो यूनान से, ग्रीक से प्रेरित कला है, ठीक है। इंडो ग्रीक से प्रेरित कला है, हिंदू यूनानियों से। और इस पर अगर देखा जाए तो यूनानियों के आक्रमण का प्रभाव है। आक्रमण के बाद से, यानी कि सिकंदर का आक्रमण, यूनानियों में पहला आक्रमण सिकंदर का होता है ना। तो सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व में, है ना, 326 बीसी में हुआ है। और उसके बाद से कुछ क्षेत्रों पर जो अधिकार रहा, भले वो वापस चला गया। और फिर उसके बाद से उसके जो सेनापति थे, जो बाद में राजा बने, सेल्यूकस निकेटर वगैरह, उन्होंने भी अटैक वगैरह किया। तो धीरे धीरे दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ा। और संपर्क जब बढ़ा तो ये संपर्क व्यापारिक संपर्क भी हुआ, सांस्कृतिक संपर्क भी बढ़ा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में देखते हैं तो फिर वैवाहिक संपर्क भी बढ़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य की शादी सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना से होती है ना। तो तीनों तरह के संपर्क बढ़ते हैं और उसका अस्थायी प्रभाव भी पड़ता है, ठीक है। तो उसी से भारत में गांधार कला धीरे धीरे बढ़ते चला गया, प्रभाव उसका बढ़ते चला गया, ठीक है। और अशोक के स्तंभों पर भी इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अशोक के स्तंभ पर जो देखेंगे, जो पशुओं का चित्रण है ना, बाघ का है, बैल का है, सिंह स्तंभ है, ठीक है। और उसके नीचे जो कमल का है या फिर और बनावट जो किया गया है, ठीक है। तो वो सब जो बनावट है वो प्रेरित माना गया है यूनान से, ठीक है। तो ये सब यूनानी प्रभाव है उस पर। हेलेनिस्टिक आर्ट जो है, हेलेनिस्टिक कला जो है यूनान का, उसका प्रभाव ये माना जाता है, ठीक है। और वही हेलेनिस्टिक प्रभाव आपको गांधार शैली में भी दिखता है, ठीक है। हम लोग ये कर लिए थे। अगला प्रश्न है 10वां, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद वरदाई। चंद वरदाई जो, मेरा चाय भी ठंडा हो गया। चंद वरदाई जो कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, उनके मित्र थे, ठीक है, और उनके सेनापति भी थे, ठीक है। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र को लिखा है, जो पृथ्वीराज रासो के रूप में है, ठीक है। और इसमें पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच जो युद्ध हुआ है उसकी चर्चा की गई है। निश्चित तौर पे ये उनके मरने के पहले का है, मरने के पहले का, कैद में जाने के पहले का। यानी कि इसमें जो अंतिम युद्ध है पृथ्वीराज चौहान वाला, उसका वर्णन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण होता है कब? 1191, चंदावर का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, हाँ, चंदावर तो वो अलग होगा, ठीक है। तो वहाँ तक की चर्चा इसमें मिलेगी। और इसके बाद से जो द्वितीय युद्ध जो होता है उसमें तो वो दोनों कैद हो जाते हैं, जो कहानियों के माध्यम से हमको मिलता है, और कैद हो जाते हैं तो उसके बाद तो उसको लिखे नहीं होंगे, ठीक है। तो ये युद्ध और उनके प्रशासन की चर्चा, बाकी चीज़ों की चर्चा इसमें मिलती है पृथ्वीराज रासो में। और पृथ्वीराज चौहान जो है, इनको एक और नाम से जाना जाता है, फेमस नाम, इनको राय पिथौरा, राय पिथौरा। राय पिथौरा, पृथ्वीराज चौहान, या ये तृतीय आते हैं उसमें, ठीक है, थर्ड नंबर पे आते हैं। पृथ्वीराज तृतीय कहा गया है, पृथ्वीराज चौहान फेमस नाम है इनका, और इन्हीं का एक नाम है राय पिथौरा, ठीक है।
पृथ्वीराज का। अगला है स्वप्न वासव दत्ता के लेखक भास। भास जो है वो उसके लेखक हैं स्वप्न वासव दत्ता के। इसमें भी वासव दत्ता जो है उनकी कहानी है, ठीक है। और हाँ, पृथ्वीराज चौहान राजा कहाँ के थे? राजस्थान में कई सारे राज्य थे। अजमेर के थे, अजमेर राजधानी थी, ठीक है। और अजमेर का मूल नाम क्या है? अजमेर अपभ्रंश है, बिगड़ा हुआ रूप है, ठीक है। मूल नाम क्या है? और किसने सबसे पहले उसको राजधानी बनाई थी या उस शहर को बसाया था? तो अजमेर का जो मूल नाम है वो अजय मेरू है, अजय मेरू, ठीक है। अजय हो गया। अजय राज जो थे वो उनके दादाजी थे, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के, उन्होंने उसको बसाया था। और मेरू का मतलब क्या होता है? पर्वत, ठीक है। तो अजय मेरू ये अजमेर का मूल नाम हुआ, ठीक है। राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। और वहीं पास में फेमस एक पहाड़ी है जो राजस्थान का सिंगल हिल स्टेशन है, माउंट आबू। राजस्थान का वन एंड ओनली हिल स्टेशन, केवल एक हिल स्टेशन है वहाँ पे, माउंट आबू। और उसी माउंट आबू पे जैन मंदिरों की श्रृंखला है, ठीक है। जैन मंदिर वहाँ पे बने हुए हैं, जिस पर ऋषभनाथ का भी मंदिर है, ऋषभ देव का मंदिर है। और साथ साथ अजमेर के आसपास में ही वो क्षेत्र है पुष्कर झील, पुष्कर झील वाला क्षेत्र अजमेर से कुछ दूरी पर है, ठीक है। और पुष्कर झील जो है वो फेमस किस लिए है? पुष्कर मेले के लिए। पुष्कर मेला फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। जैसे हमारे यहाँ बिहार में क्या है, सोनपुर मेला फेमस है पशुओं के लिए, वैसे ही पुष्कर मेला वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। और वहाँ पर देश विदेश से भी सैलानी पहुँचते हैं, काफ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। और पुष्कर मेला में माना जाता है कि विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। ब्रह्मा जी का मंदिर वहीं पुष्कर में ही स्थित है, ठीक है। स्वप्न वासव दत्ता हो गए, भास। अगला है मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त, इसके लेखक हैं मुद्रा राक्षस के। और मुद्रा राक्षस का विषय क्या है? तो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है इसमें उत्तराधिकार से संबंधित कुछ नियमों की चर्चा है, ठीक है। उत्तराधिकार का, और स्पेशली महिलाओं के उत्तराधिकार की चर्चा है, ठीक है। दो पुस्तक है प्राचीन काल की, एक है दाय भाग और दूसरा है मुद्रा राक्षस, जिससे वर्तमान उत्तराधिकार कानून जो है, जो 2005 में रिवाइज किया गया था, जिसमें क्या कहा गया है कि पिता की संपत्ति में पुत्रियों को भी, मतलब पिता और पुत्र और पुत्री दोनों को बराबर का अधिकार है, ठीक है। ये 2005 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से रिवाइज हुआ कानून। तो इसकी प्रेरणा जो ली गई है वो दाय भाग और साथ साथ वो मिताक्षरा से ली गई है। मुद्रा राक्षस, हाँ, मुद्रा राक्षस से उसकी प्रेरणा ली गई है। दोनों में चूंकि उत्तराधिकार के नियम की चर्चा है और दोनों में महिलाओं को भी, पुत्रियों को भी अधिकार दिए गए हैं संपत्ति में। इससे पहले संपत्ति में अधिकार की चर्चा थोड़ी सी मिलती है, और वो किस ग्रंथ में है? लेकिन उसमें स्पेशल टर्म्स कंडीशन है, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में भी है, हल्का सा रेफरेंस है। और वहाँ ये बताया गया है जहाँ कि अगर कोई पुत्री है जिसका विवाह नहीं हो पाता है, नहीं होता है, और वो पिता के घर में रहती है, तब पिता की संपत्ति पर उसका अधिकार होगा, ठीक है। और वहाँ वैसी पुत्रियों को, वैसी लड़कियों को जो अविवाहित रहती हैं, उनको क्या नाम दिया गया है? अमाजू, अमाजू नाम दिया गया है, ठीक है।
अगला है संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात है? तो इसमें कपास के व्यापार के लिए उरैयूर भी फेमस था संगम युग में, कपास का व्यापार। नहीं, ज़्यादा फेमस ये कपास का एक्सपोर्ट होता था। ऐसे वो प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, वहाँ से मसाले भी एक्सपोर्ट होते थे, हर तरह का ट्रेड होता था, लेकिन सबसे ज़्यादा किस चीज़ का? तो वो कपास है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त, या इन्हीं को कुमारगुप्त प्रथम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अगला है, चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया कब? 671 ईस्वी में लगभग वो भारत आता है। तो नन ऑफ द अबव, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चूंकि 671 में वो इंडिया आता है, इंडिया आया होगा तो उस समय का जो काल था वो मगध ही सबसे फेमस राज्य था और बौद्ध धर्म का भी केंद्र था। ठीक है, मगध से नालंदा वगैरह जो भी थे, तो ज़्यादातर वो सब यहीं पे पहुँचे हैं। ठीक है, तो वही 671 के बाद का 2-4 साल आगे पीछे का जो ईयर होगा वही आंसर इसमें जाएगा। तो इसमें कोई नहीं होगा, नन ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासन काल में भारत की यात्रा की? चंद्रगुप्त सेकंड के काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फाहियान ने भारत की यात्रा की थी। और इन्होंने भी भारत की यात्रा से संबंधित विवरण दर्ज किया है, लिखा है। सिंपली जिसको हम लोग हिंदी में फायूकी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन वो फायूकी को करके ऐसे कुछ लंबा टर्म है, चाइनीज में जो है वो काफ़ी उटपटांग टर्म है। ठीक है, और वेनसांग जो आए थे, अगला प्रश्न भी उनसे है, वेनसांग जो आए थे, तो वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है? सीयूकी। ठीक है, सीयूकी में उन्होंने यात्रा विवरण को दर्ज किया है। और वेनसांग जो आए हैं वो कहाँ आए हैं? अच्छा, प्रश्न ये अलग है। तो वेनसांग जो है किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया और अध्यापन भी किया, दोनों काम किए थे। ठीक है, पढ़े भी हैं और बाद में वहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा भी दिए हैं। ठीक है, और वेनसांग भारत आते हैं हर्षवर्धन के, राजा हर्षवर्धन के कार्यकाल में। ठीक है, और उन्होंने हर्षवर्धन के द्वारा आयोजित जो संगम था, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि वो अपनी पूरी संपत्ति को डोनेट कर देते थे, 5 साल पर आयोजित होता था, है ना, प्रयाग में, तो उसकी चर्चा भी की है, चूंकि एक संगम में उन्होंने भी भाग लिया था वेनसांग। और लगभग ये 639 से 644 तक, 639 से 644 ईस्वी तक भारत में रहे हैं। 15 सालों का इनका यहाँ का विवरण है टोटल। अगला है, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति इस वंश का भी नाम है, दूसरा नाम है। राजवर्धन भी नहीं है, कहीं पुष्यभूति दूसरा नाम मिलता है और कहीं कहीं इसका प्रभाकर वर्धन भी मिलता है, प्रभाकर वर्धन मिलेगा। ठीक है, और पुष्यभूति इसी वंश का दूसरा नाम है, वर्धन वंश का। ठीक है, और इसी वंश से संबंधित सबसे प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन। ठीक है, प्रभाकर वर्धन, वो कंफ्यूज करने के लिए है। सबको याद है पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश, कहीं कहीं पुष्यभूति नाम मिलता भी है, लेकिन पहले शासक के रूप में। लेकिन आप सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, वहाँ पर पुष्यभूति नाम नहीं दिया होगा। अगला है, किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान में दिया था? तो ये गुप्त वंश है। गुप्त वंश के समय में सबसे अधिक ब्राह्मणों और मंदिरों को दान दिया गया था। ठीक है, और इसी तरह से तुलना फिर सातवाहन वंश से भी की जाती है।
सातवाहन वंश के कार्यकाल में भी ब्राह्मणों को, और वहाँ ब्राह्मण भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, सबको दान दिया गया है, लेकिन फेमस वहाँ टर्म ब्राह्मण को किया गया है। ठीक है, ब्राह्मणों को ग्राम दान दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ गुप्त वंश हो जाएगा। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, वही उसका आदि राजा, आदि शासक माना जाता है, प्रारंभिक शासक माना जाता है श्रीगुप्त। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन सबसे अधिक थी? तो भागवत संप्रदाय जो है ये प्रेरित है किसे? हिंदू यूनानियों से, इंडो ग्रीक से प्रेरित है। अब इंडो ग्रीक से देखें तो यहाँ पे पार्थियन भी है, कुषाण भी है। ठीक है, और पार्थियम यानी कि पहलव, पहलव को कहा जाता है पार्थियन, सिथियन कहा जाता है शक को। ठीक है, और ये कुषाण, तो यहाँ पे कुषाण सबसे ज़्यादा इसके भागवत संप्रदाय के विकास में कुषाण वंश की भूमिका है। और भागवत संप्रदाय की चर्चा सबसे पहले कहाँ मिलती है? किस अभिलेख में या किस लेख में? भागवत संप्रदाय की चर्चा सबसे पहले कहाँ मिलती है? बताइए। स्तंभ लेख है वो, ये ध्यान देना है। अब स्तंभ लेख से अशोक पे मत जाइएगा। ठीक है, फेमस अशोक है स्तंभ लेख के लिए। हाँ, चूंकि भागवत संप्रदाय का जिक्र सबसे पहले मिला है जो वो विदिशा के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश वाले विदिशा के क्षेत्र में मिला है, और वहाँ हेलियोडोरस का गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख मिला है। गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख मिला है। ठीक है, जिसपे गरुड़ वाला ध्वजा लगा हुआ है। ठीक है, और उसी में उन्होंने, हेलियोडोरस ने, जो क्या थे, यूनानी राजा के दूत थे, राजदूत थे, और उस यूनानी राजा का राजधानी था तक्षशिला। तो वो तक्षशिला से आए थे, और वहाँ पर वसुगुप्त या ऐसे ही कुछ नाम है, उसे वासुदेव नाम है, वासुदेव राजा का नाम है जिसके कार्यकाल में वो आए हुए हैं। ठीक है, वासुदेव, उसके कार्यकाल में वो आए हेलियोडोरस, और वहाँ पे उन्होंने एक गरुड़ ध्वज स्तंभ की स्थापना की। ठीक है, और उसी पर दम, निग्रह, इस तरह के कुछ 3-4 शब्द हैं जिनको लिखा गया है। वो प्रॉपर उससे क्वेश्चन आता है कि दम, निग्रह, ठीक है, आत्मनिग्रह, आत्मदमन, इन सब के बारे में विशेष उल्लेख है उसका कि किस अभिलेख में ये किया गया है या किसने ऐसा मेंशन किया है। तो वो हेलियोडोरस है। ठीक है, और उसी में वो बताते हैं कि हमने भागवत संप्रदाय को अपनाया है। ठीक है, तो वहीं से भागवत संप्रदाय का पहला उल्लेख मिलता है, हेलियोडोरस का गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख। ठीक है, विदिशा क्षेत्र से मिलता है, मध्य प्रदेश में। अगला है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसके बड़े भाई का नाम क्या था? नाम इसमें नहीं है उसका, रामगुप्त। ठीक है, हत्या किस लिए की? हाँ, ठीक है, कुछ कुछ रेफरेंस सही है। ये रामगुप्त जो था ये बड़ा भाई था। ठीक है, उत्तराधिकार के सामान्य नियम जो प्रचलित हैं भारत में और प्रचलित थे राजपद का, तो बड़े भाई को सत्ता दी जाती है। ठीक है, तो उसके अनुसार रामगुप्त को सत्ता दी गई। हालांकि उनके पिता उसके लिए स्वीकार वो नहीं कर रहे थे। ठीक है, माता के प्रभाव से रामगुप्त को सत्ता दी गई। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये ज़्यादा योग्य था। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड ज़्यादा योग्य व्यक्ति था और ये हर तरह से पारंगत भी था। तो पिता चाहते थे कि इसको सत्ता सौंपी जाए, लेकिन माता के प्रभाव में आकर के उन्होंने सत्ता बड़े भाई रामगुप्त को सौंप दी। और रामगुप्त जो था वो युद्ध कला में बिल्कुल पारंगत नहीं था। ठीक है, उसको डरपोक माना गया है। ठीक है, वो साहसी नहीं था, डरपोक था। और यहाँ था कि ध्रुव देवी जो थी, ठीक है, ध्रुव देवी दूसरे राज्य, वहाँ प्रधानमंत्री की बेटी थी।
ठीक है, प्रधानमंत्री की बेटी थी। और पहले से ये बातचीत हो चुका था कि जो अगला राजा बनेगा उसी से ध्रुव देवी की शादी होगी, ये तय था, ठीक है, संधि की शर्तों के अनुसार। और सब लोग समझ रहे थे कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बनेगा। तो ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रेम संबंध था, लेकिन शादी हो गई रामगुप्त से। और रामगुप्त से शादी हुई तो केवल यही कारण नहीं है, फिर भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना कर्तव्य निभाया है। लेकिन रामगुप्त जो है, इसने क्या किया कि शक शासकों के प्रभाव में आकर के, ठीक है, और शक शासक का जब अटैक हो रहा था पश्चिमी क्षेत्र से, तो उनके प्रभाव में आकर के वो क्या किया कि एक संधि कर ली कि हम ध्रुव देवी को उसको सौंप देंगे, उस शक शासक को सौंप देंगे, ठीक है। और इसी बात से ये नाराज हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय, और फिर इसने क्या किया कि बड़े भाई की हत्या कर दी। वहाँ भेजा भी है तो वहाँ भेजा उसको नहीं है, ध्रुव देवी को नहीं भेजा है, वो खुद महिला के वेश में महिला सैनिकों के रूप में गया है, उसके सहयोगियों के रूप में, और फिर वहाँ जा करके उस शासक को भी मारा है, ठीक है, और यहाँ अपने बड़े भाई को भी मारा है, और फिर मगध का राजा बना है, ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय है, जो फेमस, सबसे फेमस शासक माना गया है गुप्त वंश का, ठीक है। अगला है, किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? कनिष्क, ठीक है। कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, ठीक है। और इसी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, महायान और हीनयान में, ठीक है, चौथी बौद्ध संगति में भी। तो बौद्ध संगतियों को यहीं क्लियर कर लें साथ साथ। पहली बौद्ध संगति कब हुई? 483 BC, हाँ, ईसा पूर्व में, ठीक है। किसका कार्यकाल था? अजातशत्रु का, ठीक है। कहाँ आयोजित की गई? राजगृह में, राजगृह या राजगीर, ठीक है। वहाँ पर पहली बौद्ध संगति का आयोजन हुआ सप्तपर्णी गुफा में, राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। राजगीर को ही, राजगृह को ही गिरिब्रज उसका पुराना नाम है, ठीक है। गिरिब्रज राजगीर का पुराना नाम, प्राचीन नाम गिरिब्रज। वहाँ के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया अजातशत्रु के द्वारा, और उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, महाकश्यप थे। और इसी पहली बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म के जो दो प्रमुख ग्रंथ हैं उनको कंपाइल किया गया, संकलन किया गया। कौन कौन से? सूत पिटक और विनय पिटक, जो त्रिपिटक का भाग है, ठीक है। बौद्ध धर्म में प्रारंभिक अगर देखें तो दो बुक्स जो हैं ये सबसे प्रारंभिक इतिहास को बताती हैं। एक जातक कथाएं, जिसमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की चर्चा है, 500 जन्मों की चर्चा है, कहानियां हैं उसमें पूर्व जन्मों की। और त्रिपिटक जो है उसमें क्या है कि बौद्ध धर्म का सारा इतिहास ही है, हर तरह का। और त्रिपिटक मतलब 3 ग्रंथों का समूह, पिटारा, ठीक है। तो 3 पुस्तकों का समूह है त्रिपिटक। इसमें कौन कौन से बुक्स हैं? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 बुक्स को मिला करके त्रिपिटक कहा गया है। इसी में से सूत पिटक और विनय पिटक को पहले बौद्ध संगति में कंपाइल किया गया, संकलित किया गया, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति में। अब प्रश्न आता है कि सूत पिटक को किसका संकलन किसने किया? आनंद ने। और विनय पिटक का उपाली ने किया था। याद रहेगा सबको? ट्रिक बता दें। ट्रिक वही है, आंसू और यूवी, आंसू एंड यूवी। आंसू मतलब आनंद से आ, और सूत पिटक सु, दोनों का पहला अक्षर। आंसू याद रखिए, आंसू, आनंद, सूत पिटक। और यूवी है तो यू से उपाली, ठीक है, और वी से विनय पिटक, ठीक है। आंसू और यूवी याद रखिएगा, आनंद, सूत पिटक, उपाली, विनय पिटक, ठीक। क्योंकि इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन होता है, ठीक है।
सूत पिटक में किसकी चर्चा है, किसका वर्णन है? आप लोग भी बोला कीजिए, कुछ लोग बहुत चुप हैं। नहीं, सूत पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेशों का संग्रह है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह सूत पिटक है। और विनय पिटक जो है वो क्या है? वो बौद्ध धर्म के नियम और कानून है। विनय मतलब डिसिप्लिन, एक तरह से समझिए, ठीक है, अनुशासन। तो बौद्ध धर्म का अनुशासन, अनुशासन डिसिप्लिन किससे आएगा? नियमों से आएगा, ठीक है। तो नियमों कानूनों की चर्चा कि कैसे बौद्ध भिक्षुओं को कैसे ये नियम अपनाने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये बताया गया है नियम किसमें? विनय पिटक में, ठीक। और सूत पिटक में क्या है? महात्मा बुद्ध के उपदेश, ठीक। और अगला है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में क्या है? तो बौद्ध धर्म की फिलॉसफी है, दर्शन है, बौद्ध दर्शन का संग्रह विनय पिटक, सॉरी अभिधम पिटक है। क्या? हाँ, उसी का प्रश्न और उत्तर के रूप में, उसका संवाद के रूप में लिखा गया है, लेकिन वो मूलतः फिलॉसफी है, दर्शन है। जैसे हम लोग अगर देखें वैदिक दर्शन, वैदिक दर्शनों का संग्रह कहाँ मिलता है? नहीं, दर्शन फिलॉसफी पूछा जा रहा है, मतलब सब वेदों का कोर है, उसी के आधार पे फिलॉसफी है। तो वो वेदांतों में मिला है, वेदांत। और वेदांत किसको कहा गया है? उपनिषदों को कहा गया है, ठीक है। तो उपनिषद जो है वो क्या है? वैदिक दर्शन उपनिषदों में संग्रहित है, ठीक है। उपनिषद कितने हैं? 108 और 18 पुराण है, ठीक है। पुराण 18, उपनिषद 108, वेदांग 6, ठीक है। वेद, उपवेद, उपवेद, एक्सुलरी वेदास, हर वेद से संबंधित कुछ सहायक उपवेद है, वो भी 4 हैं, सबका एक एक है। जैसे ऋग्वेद का आयुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद, ठीक है। ये 4 उपवेद हैं। यहाँ हम लोग कहाँ आ गए थे? बौद्ध संगीति में पहला कर लिए थे। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली, किसके कार्यकाल में? कालाशोक के कार्यकाल में। किस सन में? 383 ईसा पूर्व में, 100 साल के बाद आयोजित हुई है, ठीक है, 383 ईसा पूर्व में। और इस बौद्ध संगति में क्या हुआ? 2 भागों में, 2 गुटों में विभाजित हुआ था अभी, ठीक है। संप्रदाय नहीं है, गुट है। एक थेरवाद है और दूसरा महासंघिक है। थेरवाद को ही स्थविरवाद भी कहा जाता है, ठीक है। तो थेरवाद और महासंघिक, ठीक है। थेरवाद से संबंधित एक पुस्तक है थेरी गाथा, ठीक है, वो थेरवाद से संबंधित पुस्तक है बौद्ध धर्म का। तो इसमें चूंकि क्या है, 2 तरह के भिक्षुओं की चर्चा की गई है। एक जो क्या हो जाएंगे, अस्थायी रूप से रहेंगे, और एक जो घूमेंगे, ठीक है। इसी आधार पर ये बंटवारा हुआ था, 2 गुट बने थे। और यही स्थविर और महासंघिक जो थे, ये बाद में चौथी बौद्ध संगीति में महायान और हीनयान में भी बंट जाते हैं। सॉरी, हाँ, महायान हीनयान, ठीक है। वो हमको लगा कि जैन वाला बोल दिए क्या, श्वेतांबर दिगंबर, वहाँ भी ऐसा ही है कहानी, ठीक है। चलिए, तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में, राजा अशोक के शासनकाल में। इसका काल समय 261 में नहीं हुआ है, 255 ईसा पूर्व में हुआ है, ठीक है। 261 जो है वो कलिंग युद्ध, 261 कलिंग युद्ध, ठीक है। और 269 269 BC जो है, उस समय वो राजा, मतलब राज्याभिषेक होता है, और उसके 4 साल पहले 273 ईसा पूर्व में उसको सत्ता मिल चुकी होती है, ठीक है।
273 ईसा पूर्व में सत्ता मिल चुकी होती है, लेकिन ऑफिशियली राज्याभिषेक 4 साल के बाद कराता है 269 बीसी में, और राज्याभिषेक के 8 साल के बाद कलिंग पर आक्रमण करता है, यानी 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए तीसरा हो गया था। चौथा तो ये है कनिष्क। ठीक है, और ये लगभग 98, हाँ ये पहली शताब्दी के समय में होती है, ईस्वी में है। चलिए अगला प्रश्न है, कवि बाण कहाँ के निवासी थे? बाण मतलब बाणभट्ट। ठीक है, ये थानेश्वर के निवासी नहीं थे, ये बिहार के निवासी थे। ठीक है, और उस समय के हिसाब से देखें तो ये कंफ्यूजिंग है, क्योंकि नालंदा भी नहीं थे। इनको माना जाता है कि सारण क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था, छपरा, और हो सकता है कि उसको कनेक्टेड किया हो प्राचीन काल के हिसाब से कि भोजपुर और उधर, क्योंकि बीच में नदी का डिफरेंस है। ठीक है, या तो भाषा के आधार पे भोजपुरी क्षेत्र को भोजपुर क्षेत्र ये दे दिया हो, भाषा सेम है, यूपी में बलिया, इधर बिहार में जो दक्षिण पश्चिम बिहार है उसमें आपका बक्सर, भोजपुर मतलब आरा। ठीक है, आपको भभुआ, कैमूर ये सब जो है, सासाराम, डेरी, ऑनसोन तक लगभग भोजपुरी भाषी क्षेत्र है। उसके इधर नदी के इधर जो आते हैं, सरयू के इधर उत्तर की ओर, तो आपको सारण प्रमंडल, छपरा, सिवान, गोपालगंज। उसके ऊपर जाते हैं तो पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, ये सब भोजपुरी भाषी क्षेत्र है। तो ये जो हो जाएगा, इस हिसाब से भोजपुर लेना पड़ेगा। ठीक है, और थानेश्वर में वो दरबार में थे, इसलिए बुक्स में या जहाँ भी दिया हो क्वेश्चन बैंक वगैरह में वो थानेश्वर आंसर दिया होगा। लेकिन जन्म के हिसाब से देखें तो वो जन्म अगर लेते हैं तो वो सारण वाला क्षेत्र आता है, भोजपुर क्षेत्र लेंगे। और अगर बाद के हिसाब से लेते हैं कि निवास कहाँ कर रहे थे, किस दरबार में, तब वो थानेश्वर हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वो हर्षवर्धन के दरबार में थे और हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर थी। ठीक है, जो बाद में थाने के रूप में भी जानी गई है। हाँ, महाराष्ट्र का क्षेत्र है, कहीं दो है थानेश्वर, कहीं महाराष्ट्र भी लेता है, पहचान थोड़ी बहुत संदिग्ध है, और कुछ ऊपर में लेता है उससे इधर आपको पूर्वी क्षेत्र में थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र वाला ही में ज़्यादा ये है। अगला है, कला की गांधार शैली निम्न समय में फूली फैली। तो कुषाण काल में ही मूर्ति निर्माण की जो शैलियां हैं ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई, और इसमें केवल गांधार ही नहीं, मथुरा शैली भी। ठीक है, मूर्ति निर्माण कला अपने चरम अवस्था में थी, हायर पोजीशन पे थी। कब? कुषाण काल में। ठीक है, कुषाण काल का सबसे फेमस राजा कनिष्क। ठीक है, कुषाण काल हो जाएगा। अगला है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन है। इंडिका। इंडिका जो बुक है ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और मेगास्थनीज मगध के किस शासक के दरबार में आया था? किसके दरबार में आया था? आप लोग पूरा वंशीय डायनेस्टी ही चेंज कर दिए हैं। मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया है, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया है भारत। हमने इससे पहले चर्चा भी की थी। ठीक है, जब कहा था सिकंदर का आक्रमण वाला चर्चा कर रहे थे, तो हमने बताया कि सिकंदर का आक्रमण जो हुआ है वो 326 ईसा पूर्व में हुआ है। ठीक है, और उस समय उसका सेनापति जो था सेल्यूकस निकेटर, बाद में वो वहाँ का राजा बनता है, और फिर वो दोबारा अटैक करता है लगभग 305 ईसा पूर्व के आसपास में। ठीक है, और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य हरा देता है। फिर दोनों के बीच संधि होती है, और उसी संधि की शर्तों के अनुसार क्या होता है कि हेलेना की शादी होती है चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, और काफ़ी सारा क्षेत्र जो है वो यूनानी वाला
वो चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त होता है, जैसे एरियाना हेरात वगैरह का जो क्षेत्र है, हाँ वो मिलता है। हाँ कुछ कह रहे हैं? तो वो क्षेत्र मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य को, काफ़ी सारा धन संपत्ति मिलता है। ठीक है, युद्ध मुआवजा कहें, क्षतिपूर्ति कहें, दहेज कहें, जिस रूप में भी मान लें, ठीक है, वो मिलता है। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य भी रिटर्न गिफ्ट देता है 500 हाथी, क्योंकि मगध का क्षेत्र जो था वो हाथियों के लिए फेमस था। मगध, अब हाथी इधर कहाँ, अब सोचिएगा किस क्षेत्र में मिलता होगा? मगध राज्य बोला जा रहा है, आंध्र प्रदेश अभी मगध में नहीं आया था तो उड़ीसा का क्षेत्र, उड़ीसा का जो क्षेत्र था, उस उड़ीसा वाले क्षेत्र में जंगल काफ़ी ज़्यादा थे। झारखंड, उड़ीसा, ये सब जो एरिया है जंगल ज़्यादा थे और उसी में हाथी बहुत आयत में पाए जाते थे। ठीक है, जब मगध को सबसे फेमस महाजनपद या मगध को सबसे बृहद साम्राज्य बनने का कारण देखते हैं, तो उसमें से एक कारण ये मगध के आसपास का वन क्षेत्र भी है, जिसमें क्या है, इमारती लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, जिनसे क्या होता है, इमारतें बनती हैं, साथ साथ रथ निर्माण वगैरह बाकी काम भी होते हैं। ठीक है, फिर मगध के साथ पास उपजाऊ भूमि थी, गंगा का प्रदेश था। ठीक है, जल मार्ग के लिए गंगा नदी मौजूद थी, बाउंड्री भी बनाती थी सुरक्षा के लिए। ठीक है, और इसके साथ साथ मगध क्षेत्र से ही फेमस ट्रेड रूट जो उस समय का था प्राचीन काल का, उत्तरापथ। ठीक है, प्राचीन काल में 2 फेमस ट्रेड रूट थे, व्यापारिक मार्ग थे, एक उत्तरापथ और दूसरा दक्षिणापथ। ठीक है, उत्तरापथ जो है ये पूरा का पूरा ये ऐसे चला जाता था, वही जो तक्षशिला तक, वही बाद में उसी को रिनोवेट कराया गया है शेरशाह सूरी के द्वारा उत्तरापथ को, तो वो जीटी रोड के रूप में, ग्रैंड ट्रंक रोड के रूप में है। ठीक है, नहीं तो वो जीटी रोड पहली बार अगर देखें तो वो मौर्य काल में ही बन चुका है, उस समय ये मौजूद था, उत्तरापथ के रूप में पहले से चला आ रहा था। ठीक है, तो वो उत्तरापथ भी मगध से होकर के गुजरता था, तो उससे क्या होता था, इनकम भी होता था, जल मार्ग था उससे भी इनकम होता था। फिर बहुत सारे माइंस थे, उड़ीसा झारखंड वगैरह के एरिया में खनन के क्षेत्र थे, उनसे भी रेवेन्यू मिलता था। तो 5-6 जो कारण हैं वो है, और सबसे इम्पोर्टेंट कारण कि मगध में जो भी राजा हुए वो काफ़ी योग्य शासक लगातार होते चले गए। शुरुआती जो भी शासक हुए हैं वो काफ़ी योग्य हुए हैं, तो उन्होंने फिर क्या किया कि उस चीज़ को संभाला अच्छे से और ग्रो किया, बढ़िया से आगे बढ़ाया। ठीक है, तो कहा जाता है ना कि पूत जब कपूत हो तो क्या धन अर्जित करना, और पूत सपूत हो तब भी किसके लिए बचाना। ठीक है, तो वहाँ था, वो सब सपूत थे और उन्होंने निरंतर आगे बढ़ाया मगध को, और कपूत होते तो फिर सबका सब गंवा देते पूरा राज मगध, फिर बाकी 16 की तरह ये भी कहीं खो गया रहता। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा इंडिका। इसमें प्रशासन का वर्णन है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्रा के प्रशासन का जिक्र किया है, एडमिनिस्ट्रेशन का, और उसने बताया है कि पाटलिपुत्रा नगर का प्रशासन जो है ये 30 सदस्यों वाली एक बड़ी कमेटी थी। ठीक है, जिसमें 30 मेंबर्स थे, उसके द्वारा पाटलिपुत्रा नगर का प्रशासन किया जाता था, जो 6 सब कमिटीज में विभाजित थी। ठीक है, मतलब एक बड़ी कमेटी और उसमें 6 उप समितियां थी, सब में 5-5 मेंबर्स। ठीक है, तो ये टोटल 6 समितियां अलग अलग कार्य को देखती थी प्रशासन के संदर्भ में। तो उसमें वृहत वर्णन मेगास्थनीज ने इंडिका में किया है। फिर यहाँ की लंबाई चौड़ाई कहाँ अवस्थिति है, यहाँ का महल कैसा है, इन सब की तुलना की है, और बताया है कि यहाँ का महल भी, राजप्रसाद भी जो है वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, उसके जैसा नहीं है। क्योंकि उस समय ईरान में राजप्रसाद कुछ फेमस था, ईरान का राज्य, पर्शिया का राज्य। ठीक है, जो फारस कहलाता है, आज ईरान है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको सूसा और एकबतना वगैरह के महल थे जो काफ़ी अच्छे माने जाते थे राजप्रसाद। तो वहाँ से तुलना की गई है कि मगध का जो ये है पाटलिपुत्र का राजप्रसाद जो है वो सूसा और एकबतना के राजप्रसाद से भी ज़्यादा भव्य है। और इसका अवशेष कहाँ से मिला है? तो कुम्हरार, पटना में कुम्हरार जो है, कुम्हरार पार्क देख रहे हैं,
उसी पार्क के अंदर में इसका अवशेष है। ठीक है, उत्खनन से प्राप्त हुआ था, लकड़ियों से बना हुआ महल है, राजप्रसाद है, दरबार था वहाँ पर, उत्खनन में प्राप्त हुआ, लेकिन लकड़ी का बना हुआ है, बाद में फिर वो बर्बाद हो जाता, तो फिर से उसको बालू वगैरह भर के ढक दिया गया, प्रिजर्व करके, और ऊपर से कवर कर दिया गया। कुछ कुछ चीज़ें शायद बाहर में रेफरेंस के लिए रखी गई हैं और वहाँ पे बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, मेंशन है। ठीक है, चलिए अगला है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? राजधानी बनाई, ऑप्शन चेंज होगा, वही तो कह रहे हैं, उदयन होगा, ऑप्शन चेंज होगा। ठीक है, इसमें उदयन जो है वो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाता है, और अजातशत्रु जो है वो पाटलिपुत्र शहर का संस्थापक है, पाटलिपुत्र नगर का, या कहें पाटलिपुत्र में सैन्य दुर्ग जो है, किला जो है, किसने बनवाया? वो अजातशत्रु ने बनवाया था। ठीक है, और अजातशत्रु का बेटा है उदयन। ठीक है, उसने बाद में इसको अपनी राजधानी बनाई। और शुरुआत में अजातशत्रु ने यहाँ किला क्यों बनाया था? प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए। किस से? किस राज्य से सुरक्षा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में उस समय कौन सा महाजनपद था? उस समय तुलना करेंगे तो महाजनपद होगा, कौन सा होगा? उस समय तो उज्जैन वाला क्षेत्र होगा, महिष्मती होगा उसके नीचे, तो वो नहीं है। सबसे पहले पड़ोस में देखिए, सबसे पहला खतरा पड़ोसी से है, वैशाली, लिच्छवी। ठीक है, गंगा के उस पार लिच्छवियों का राज्य था। ठीक है, वैशालीगढ़ राज्य, और उनसे इनका खतरा बना रहता था। अब सोचिएगा कि खतरा क्यों? वहाँ तो रिश्तेदारी थी, ममहर था ना, ननिहाल था अजातशत्रु का। हाँ, पिता को मार दिया था, कैद कर दिया था और उसमें मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो अजातशत्रु का पिता कौन है? बिंबिसार, और वही हर्यक वंश का संस्थापक है। ठीक है, उसकी एक शादी जो हुई थी वो लिच्छवी राजकुमारी से हुई थी। क्या नाम था? क्षेमा। और एक शादी महाकौशला, कौशल की राजकुमारी, या कौशल देवी भी कहा जाता है। और तीसरी शादी मध्य देश की राजकुमारी माद्री। हाँ, तो क्षेमा उसी का नाम है, माद्री का नाम है क्षेमा। यहाँ जो है, यहाँ है चेलना, ये हाँ क्षेमा, वही तो बोल रहे हैं कि माद्री जो है उसी को क्षेमा कहा गया है। और यहाँ चेलना, हाँ चेलना थी। और वहीं से संघर्ष जो हुआ प्रारंभ हो जाता है अजातशत्रु के शासनकाल में। तो वहीं से सुरक्षा के लिए, चूँकि राजधानी दूर थी, अब तक राजगीर में थी, और राजधानी दूर थी तो ये किनारे वाले क्षेत्र को, बाउंड्री वाले रीजन पे अटैक करके लूटपाट करके चले जाते थे। तो उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे एक किला बनवाया गया था पाटलिपुत्र में। ठीक है, कुसुमपुर पाटलिपुत्र जो प्रारंभिक नाम था इसका। तो यहाँ किला बनाया गया और फिर धीरे धीरे वही एक छोटे शहर के रूप में विकसित हुआ, बस्ती के रूप में। ठीक है, और उसका बेटा उदयन जब आता है तो वो राजधानी बनाता है। ठीक है, तो राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाने वाला उदयन और पाटलिपुत्रा शहर का संस्थापक अजातशत्रु। ठीक है, ये देख लेना। हाँ, इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा या कोई ऑप्शन चेंज कर दिया जाएगा। अगला है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। हाँ, इसमें नन ऑफ दीज होगा इसलिए कि इसके लेखक का नाम नहीं मिलता है, अज्ञात है। ठीक है, वो पहली शताब्दी के आसपास कोई यात्री आया था, ट्रेवलर था कोई, हाँ उसी ने भारत के आसपास के क्षेत्रों का विवरण लिखा है। और साथ साथ इसमें जो एक व्यापारिक मार्ग है, जो समुद्री मार्ग, उसका जिक्र किया है, समुद्री मार्ग का जिक्र किया है। लेकिन ये समुद्री मार्ग वो नहीं है जो आता है 1498 में, ये वास्को डी गामा, वो वाला रूट नहीं है। वो आता है अटलांटिक महासागर के थ्रू। ठीक है, वो उधर से आता है। वर्ल्ड मैप अगर देखें
तो वो यहाँ से चलता है, इधर से पुर्तगाल से जब चलता है तो फिर यहाँ से आता है केप टाउन, केप ऑफ गुड होप, केप टाउन वहीं पे बना, यहाँ से होते हुए आता है। और ये जो बताया है तो ये बताया है इधर वाले रूट पे, ये ठीक है, ये नीचे वाले रूट, इसकी चर्चा की गई है। तो वहाँ अज्ञात है, उसका नाम नहीं मिलता है पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी में, लेखक का नाम अज्ञात। मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजन का वर्णन है। फिर से इंडिका में, हाँ इंडिका में उसने सामाजिक स्थिति का भी वर्णन किया है और उसमें बताया कि ये मौर्य समाज 7 वर्गों में विभाजित है। यहाँ पे जैसे किसान हैं, क्षत्रिय हैं, विद्वान हैं, पुरोहित कहा गया है, ठीक है, रथकार हैं, इस तरह से सब काम के आधार पे 7 समूह बताया है। और साथ साथ मेगास्थनीज ने ये कहा है कि भारत में या मगध में दास प्रथा नहीं थी, उसने उल्लेख किया है कि दास प्रथा नहीं थी। तो प्रश्न यहाँ अगर बन जाए कि किस यूनानी लेखक ने बताया है कि भारत के क्षेत्र में, प्राचीन भारत में दास प्रथा विद्यमान नहीं थी, मेगास्थनीज ने बताया। और कारण ये है कि जो यूनान के क्षेत्र में, ईरानी क्षेत्र में या अरबी क्षेत्र में, इस्लामिक क्षेत्र में जो दास प्रथा जिस तरह की प्रचलित थी, उस तरह की दास प्रथा भारत में कभी प्रचलित नहीं रही। भारत में दास जिनको कहा जा रहा है वो दास कभी गुलाम नहीं थे, ठीक है, वो दास हमेशा परिवार के मेंबर की तरह रहे, सेवक की तरह रहे, और पुरानी फिल्मों में देखेंगे तो रामू काका जो होते थे वो रहे, हाँ, जिनका घर में हमेशा चलता था, ठीक है, तो वैसे हो रहे थे। इसीलिए उसको पता ही नहीं चला कि यहाँ दास प्रथा है या नहीं है, ठीक है। बाकी मध्यकाल में अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, दासों की खरीद बिक्री होती है, ठीक है, हाँ, तो दास का व्यापार होता है। और एक समय में आएंगे तुगलक काल में तो दासों के लिए एक अलग विभाग बनाया जाता है ना, फिरोज तुगलक के द्वारा बड़े पैमाने पर भर्ती करने के लिए। अगला है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र किस पहलू पर प्रकाश डाला है? तो ये राजनीतिक नीतियाँ, ये राजपद का सिद्धांत बताता है, राजत्व सिद्धांत बताता है, प्रशासन के बारे में वर्णन है, ठीक है। और जब राजनीतिक नीतियाँ हैं, प्रशासन है, तो उसमें एक होलिस्टिक अप्रोच है, ठीक है, उसमें सर्वांगीण व्याख्या की गई है। मतलब राज्य के जो भी अंग हैं, राज्य के सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या की गई है उसमें, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ये पूछता है कि सप्तांग सिद्धांत किसका है, कौटिल्य का या चाणक्य का? अर्थशास्त्र में मेंशन है, यानी राज्य के 7 अंग कौन कौन है, और साथ साथ इसमें राजा की क्या ड्यूटीज हैं उसके बारे में बताया गया है। राजा को किस पहर में जगना है, किस पहर में सोना है, कब दरबार में जाना है, कब क्षेत्र भ्रमण करना है, सबका डिटेल्स में काफ़ी दिया गया है और दायित्व सौंपा गया है। और उनके अनुसार, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, या अगर और पुराने समय में चले तो स्मृति ग्रंथों के अनुसार, कभी भी भारत में राजा जो है वो निरंकुश नहीं हो सकता है ना, निरंकुश नहीं हो सकता है। जब भी राजा निरंकुश होगा तो उस पर कंट्रोल किया जाएगा, और सबसे बड़ा कंट्रोल वही पुरोहित का ही है, और साथ साथ मंत्री परिषद का, उनको हटा देंगे, ठीक है। और गुप्त काल में वहीं से रेफरेंस लिया गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय वाला भी, वहाँ भी इस पर बहुत डिटेल्स में डिस्कशन हुआ है। एक उस पर सीरियल भी डीडी पे देता था, दूरदर्शन पे देता था, नाम याद नहीं आ रहा, उसमें पूरा वैदिक कल्चर को पे वो, हाँ नहीं, पोरस तो बाद का है, उससे पहले का भी और है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। उसमें सबका दिया है, जो महिला जो योद्धाएं थी उनका भी उसमें दिखाया गया है, सब कुछ दिया गया, मतलब पूरी तरह से जो इतिहास के बुक्स में जो आपको मिलता है वो उसमें मेंशन है, ठीक है। तो वहाँ पे वो बताया गया, और उसी में वो कहता है कि राज्य के बारे में, कि राजा का अपना अगल बगल का राज्य के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, ठीक है। मतलब राज्य के भी प्रकार बताता है कि अरि हैं, मित्र हैं, अरि मित्र हैं, इस टाइप के, यानी कि शत्रु राज्य, मित्र राज्य, बफर स्टेट। जैसे आज हम अगर तुलना करते हैं भारत की, तो बफर स्टेट भारत के लिए कौन सा हो जाता है? नेपाल हो जाता है, भूटान हो जाता है, बांग्लादेश को भी होना चाहिए लेकिन नहीं होगा ठीक है। कारण ये है, ये अरी
राज्य में आ जाता है, शत्रु राज्य की तरह बिहेव करता है, ठीक है। लेकिन भारत की नीतियां नरम क्यों है उसके प्रति? फिर भी वो उसको बफर स्टेट बनाने की कोशिश कर रहा है हमेशा से। बफर देश हमेशा वो होता है कि आपकी बाउंड्री दूसरे देश की बाउंड्री के बीच में स्थित हो। अब वो बाउंड्री कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लैंड बाउंड्री हो। लैंड बाउंड्री होगा तो तीसरा स्टेट उसके बगल में होगा। जैसे हमने कि भूटान और इधर चाइना वगैरह का देख लिया, ठीक है। इसके बाद से आपका नेपाल को देखा, उधर चाइना है। लेकिन यहाँ देखें तो यहाँ से बाउंड्रीज जो है हमारी वो ओसनिक बाउंड्रीज हैं। तो एक तरह से अभी अगर हम बांग्लादेश के जो सलाहकार हैं, मुख्य सलाहकार कौन है? मोहम्मद यूनुस। प्रधानमंत्री पद नहीं लिए हैं, पद नाम नहीं लिए हैं, ये ध्यान देना है। प्रधानमंत्री पद के जैसा है, ठीक है, लेकिन वो सलाहकार, प्रमुख सलाहकार के रूप में वो है। उनका जो इधर 2-4 दिन के अंदर का स्टेटमेंट अगर सुनिएगा, सुने क्या कहे हैं? हाँ 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 हाँ, यही चीज मतलब वो कह रहे हैं कि यहाँ समुद्र के रक्षक हम हैं, ठीक है, हम समुद्र के रक्षक हैं, बांग्लादेश स्वयं को कह रहा है। और ये भारत को धमकी है कि अगर आप सही तरीके से बिहेव नहीं कीजिएगा, हमारा डिमांड पूरा नहीं कीजिएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको भी ओपन कर देंगे, ठीक है, ओसनिक रीजन को। क्योंकि यहाँ से देखें तो यहाँ से क्या है, नीचे वाला क्षेत्र, हाँ, समुद्री क्षेत्र है, तो इधर से कर देंगे और इधर से बे ऑफ बंगाल वाला क्षेत्र आपके लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। और उसी में जोड़ा है उन्होंने कि आपका 7 सिस्टर्स जो है, जो 7 राज्य हैं उत्तर पूर्व के, ठीक है, ये वाले, ये क्या हो जाएंगे, चिकन नेक के सहारे जो जुड़े हुए हैं वो कट जाएंगे, उन पे हम कंट्रोल कर लेंगे। और चाइना को उसने ये आमंत्रण दिया है कि आप आइए, इस क्षेत्र में आपको हम काम देते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। मतलब भारत पोलाइटली अभी कर रहा है कि नहीं है, उसको हैंडल कर लिया जाए, बफर स्टेट बनाने की कोशिश, क्योंकि वो रहेगा तो इधर से भी कम से कम सुरक्षा तो रहेगी, ठीक है। और वो है कि वो शत्रु की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं, हमको नहीं चाहिए। और उसके मूल कारण में है बनावट या फिर राज्य का सिद्धांत, राजपथ सिद्धांत जो बोलते हैं। कारण ये है कि बांग्लादेश अगर ऑफिशियली देखा जाए तो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। पाकिस्तान कैसी कंट्री है, डीप स्टेट है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, है या नहीं है? नहीं है। चाइना, चाइना भी नहीं है। क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्रीज वो होंगी जहां पर मुक्त रूप से सभी को चुनाव में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होगा, विकल्प मौजूद होगा। चाइना में कोई विकल्प ही नहीं है, सिंगल पार्टी सिस्टम है ना। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीपीसी जो है, बस उसी के मेंबर्स ही वहाँ के प्रीमियर बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे। तो निश्चित है कि उसी का शासन होगा। नीतियाँ मूल रूप से जो ढांचा है वो तो वही रह जाएगा, वो डेमोक्रेटिक होगा नहीं। पाकिस्तान जो है वो क्या है, वो शरीयत का शासन मानता है, तो इस्लामिक कंट्री है ऑफिशियली, ठीक है। और इस्लामिक में भी कौन सी, सुन्नी इस्लाम धर्म को वो मानता है, ठीक है, शिया को नहीं मानता है। उधर आपको इराक शिया, हाँ। तो ये सब जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं है। अच्छा, भारत बताइए डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, क्या है? दोनों है। भारत डेमोक्रेटिक भी है, रिपब्लिक भी है, मतलब लोकतांत्रिक राज्य भी है और गणतांत्रिक राज्य भी है। दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक, अथॉरिटी होगी, यानी कि हेड ऑफ गवर्नमेंट भी इलेक्टेड होगा। हेड ऑफ गवर्नमेंट मतलब सरकार का प्रधान जो होगा वो भी चुना गया होगा,
और देश का प्रधान भी चुना गया होगा। तो भारत में क्या है, देश का प्रधान राष्ट्रपति चुने गए हैं और सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री वो भी चुने गए हैं, भले ही अप्रत्यक्ष चुने गए हों, लेकिन चुने गए तो दोनों हैं। ठीक है। इंग्लैंड किस तरह का राज्य है? वो केवल डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहाँ का राज्य का जो प्रधान है वो वहाँ के राजा या रानी होते हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया डेमोक्रेटिक केवल है और वहाँ भी प्रधान राजशाही है। अच्छा ये बताइए, ऑस्ट्रेलिया को हम लोग सोवरेन कंट्री मानेंगे कि नहीं मानेंगे? सोवरेन का मतलब संप्रभुत्व संपन्न। ऑस्ट्रेलिया देश का प्रधान कौन है, यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। सरकार का प्रधान तो प्रधानमंत्री है, देश का प्रधान कौन है? इंग्लैंड की महारानी या अभी इंग्लैंड के जो राजा होंगे वो, हाँ महाराजा कहें, ठीक है तो किंग। हाँ, हिंदी में राजा महाराजा अलग अलग श्रेणियां हैं, या एम्पेरर कह सकते हैं। ठीक है, ये सम्राट। तो ऑस्ट्रेलिया जो है अभी भी वो इंग्लैंड के अधीन है, वहाँ देश का प्रधान इंग्लैंड है, इंग्लैंड के जो देश के प्रधान है वही है। क्या? हाँ, तो इसीलिए ये डोमिनियन टाइप का हो गया, डोमिनियन स्टेट। मतलब वो भी आंतरिक मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र है, लेकिन देश जो है वो इंग्लैंड के राजा के द्वारा गवर्न होता है। ठीक है, मतलब ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है, जनरली लोग का ध्यान इस पर नहीं जाता है ऑस्ट्रेलिया वाले मैटर में। ठीक है, चलिए आगे। ये हो गया था। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो यहाँ शासन हम लोग कर देंगे, गवर्नेंस। ठीक है, वहाँ राजनीतिक ऑप्शन चेंज करके बनाया गया है, क्वेश्चन एक ही है, शासन प्रशासन। हाँ, फिर अगला है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 7 हो चुका है। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? शांति और अहिंसा। अशोक के धम्म का जो मूल संदेश है वो शांति और अहिंसा है। उसने हमेशा कहा है कि हमारे राज्य में रहने वाले सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें, ब्राह्मणों, सन्यासियों, भिक्षुकों का सम्मान करें, बुजुर्गों का, महिलाओं का सम्मान करें। ठीक है, और सभी आपस में मिलजुल कर रहें, सभी संप्रदायों के, धर्मों के लोग भी मिलजुल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये शांति और अहिंसा का संदेश देता है। अगला है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। नहीं, भब्रू अभिलेख। मास्की आप लोग कहाँ से जा रहे हैं हम बता रहे हैं। गुर्जरा, मास्की, भब्रू और रुमिनदेई 4 अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक के रूप में मिलता है। अशोक नाम जो है ये इन्हीं 4 अभिलेखों में मिलता है। ठीक है, इसीलिए वो वहाँ से आपको रेफरेंस मिल रहा होगा कि वो मास्की अभिलेख है। ठीक है, भब्रू अभिलेख जो है, इस भब्रू अभिलेख में वो स्वयं को मगध का सम्राट घोषित करता है। ठीक है, अगला है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, प्राकृत भाषा है, प्राकृत भाषा है, और लिपि होगी तो ब्राह्मी लिपि होगी। ठीक है, क्योंकि अशोक के जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में है, अरमाइक में है, खरोष्टी में और यूनानी में है। 4 लिपियों में मिलते हैं। ठीक है, 4 स्क्रिप्ट में अशोक के अभिलेख मिलते हैं। और कितने देशों में मिले? बाउंड्री के हिसाब से। हाँ, अफगानिस्तान। ठीक है, और श्रीलंका में अशोक का अभिलेख मिला? नहीं मिला। वहाँ दीपवंश, महावंश, वहाँ से संबंधित पुस्तक है,
उसमें रेफरेंस दिया गया है कि वो संघमित्रा और महेंद्र को वहाँ भेजा हुआ है बौद्ध धर्म के प्रचार के। ठीक है, इंडिया तो है ही सबसे ज़्यादा इंडिया में, और एक पाकिस्तान, उस समय तो वो भी तो मगध का क्षेत्र था। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, 3 जो वर्तमान के देश हैं वहाँ तक अशोक का अभिलेख मिलता है। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, बाउंड्री के हिसाब से। और सबसे उत्तरी वही अफगानिस्तान वाला मिलता है, और उधर अफगानिस्तान वाला ही द्विभाषी अभिलेख मिला है, 2 भाषा में मिलता है जो, ठीक है, एक यूनिक अभिलेख है। बाकी इसके 4 लिपियों में है। यूनानी, पश्चिम से अगर पढ़ते हैं तो इधर से यूनानी, उसके बाद से हाँ थोड़ा सा ये इधर नीचे की तरफ अरमाइक, फिर इधर आते हैं तो खरोष्ठी, और फिर ब्राह्मी। और सबसे अधिक संख्या में अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में इंडिया में सबसे ज़्यादा अभिलेख है, और इंडिया का जो प्राचीन ये है लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। तो इसीलिए ब्राह्मी लिपि में इसके सबसे ज़्यादा अभिलेख हैं, और भाषा प्राकृत। ठीक है, भारत की वर्तमान लिपि देवनागरी, हाँ इसी को पहले नागरी भी कहा जाता था। ठीक है, देवनागरी लिपि है। चलिए अगला प्रश्न, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति है 39। ठीक है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत, वही सर्वाधिक प्रयुक्त भाषा होगा प्राकृत। अष्ट प्रधान का गठन किसने किया था? शिवाजी ने। हाँ, अष्ट प्रधान जो है वो मराठा साम्राज्य में वहाँ का जो मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसको अष्ट प्रधान कहा गया है। उसमें 8 विभागों के प्रधान जो होते थे उन्हीं को सम्मिलित रूप से अष्ट प्रधान कहा गया है, और इसका गठन सबसे पहले शिवाजी ने किया था। ठीक है, और इसकी तुलना किससे करेंगे? तो या तो अकबर के नवरत्न से, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न से, जैसे वहाँ फेमस यही है नवरत्न। तो नवरत्न 2 जगह मिलता है, प्राचीन काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, और मध्यकाल में अकबर का नवरत्न। ठीक है, और इधर हम आते हैं आधुनिक काल में तो शिवाजी का अष्ट प्रधान। ठीक है, जिस अष्ट प्रधान में सबसे फेमस जो पोस्ट होता था वो पेशवा का पद होता था, मतलब उनमें भी सबसे ऊपर इसका दर्जा था, बाकी सारे विभागों का भी वो निरीक्षण कर सकता था पेशवा। वो अष्ट प्रधान नहीं है, अष्ट दिग्गज हैं। वहाँ पे अष्ट दिग्गज हैं जो कवि और लेखक हैं। ठीक है, और संगम साहित्य से संबंधित या ये, तो उनको अष्ट दिग्गज कहा गया है। वो 8 प्रमुख लेखक कवि हैं, विद्वान हैं। चलिए, अच्छा पेशवा से एक दो प्रश्न हो जाए। पहला पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ का कार्यकाल कब है? यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको। बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया किसने था? बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया है साहू जी ने। ठीक है, साहू जी जब 1707 ईस्वी में रिलीज होते हैं मुगल कैद से, ठीक है, रिलीज होते हैं, बहादुर शाह प्रथम जब उनको छोड़ता है, मुक्त करता है कैद से, तो फिर क्या होता है, वो आते हैं अपने क्षेत्र में, और यहाँ पर ताराबाई शासन कर रही हैं, राजा राम की पत्नी। ठीक है, तो उनसे संघर्ष होता है, खेड़ा का युद्ध होता है 1707 ईस्वी में। ठीक है, और उस युद्ध में साहू जीत जाते हैं, ताराबाई की पराजय होती है, हार जाती हैं। ठीक है, तो ताराबाई, दोनों में संधियाँ होती हैं, और ताराबाई अब कोल्हापुर चली जाती हैं, वहाँ रहने लगती हैं। और ये जो क्षेत्र है, सतारा जो राजधानी थी, यहाँ से साहू जी छत्रपति का पद धारण करते हैं और शासन करते हैं। और उसी खेड़ा युद्ध में बालाजी विश्वनाथ ने सहायता की थी साहू जी की। ठीक है, मदद की थी। उसी के फलस्वरूप 1713 ईस्वी में उनको पेशवा बनाया जाता है, बालाजी विश्वनाथ को। ठीक है, और हम यहाँ पे अष्ट प्रधान से देख रहे हैं कि अष्ट प्रधान का गठन शिवाजी ने किया है, यानी कि उनके समय भी पेशवा रहा होगा कोई, है ना। यही कंफ्यूजिंग है। ज़्यादातर आंसर आप खोजेंगे गूगल में भी
बालाजी विश्वनाथ ही मिलेगा, ठीक है, जो गलत है। वहाँ मोरोपंत त्रयंबक जो थे उनको शिवाजी ने पेशवा नियुक्त किया था, तो वो पहला पेशवा होगा, शिवाजी के द्वारा नियुक्त किया गया, ठीक है, मोरोपंत त्रयंबक। हाँ, वो पेशवा बने, दरबारी उनके सहयोगी थे, तो पेशवा बने तो फिर तो दरबार में रहेंगे ही। और फिर पेशवा का कार्यालय कहाँ था, प्रश्न पूछता। पुणे में पेशवा का कार्यालय था और छत्रपति का दरबार सतारा में, ठीक है। अंतिम पेशवा, अंतिम पूछ रहे हैं, बाजीराव द्वितीय, ठीक है, जिनको के बाद से पेशवा पद समाप्त कर दिया गया, अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया, मराठा राज्य को हड़प लिया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, विलय की नीति के तहत, ठीक है, 1848 के आसपास। और उसमें सतारा ही पहला राज्य है जिसने वो संधि पे साइन किया था और उसको सबसे पहले समाप्त किया गया था, और फिर उनको बिठूर भेज दिया गया था कानपुर के पास, ठीक है। और फिर उन्हीं के उत्तराधिकारी जो हुए, दत्तक पुत्र जो थे उनके नाना साहब, ठीक है, वो जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। हाँ, तो अफगानिस्तान से, चूंकि अब पहचान कैसे की गई है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री से। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में कौन से, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से, पुरातात्विक प्रमाणों से। पुरातात्विक प्रमाणों में क्या क्या आते हैं, तो अभिलेख आ जाते हैं, ठीक है, स्तंभ लेख वगैरह, मतलब अभिलेख के सारे टाइप्स आ जाएंगे, ठीक है। बाकी खुदाई से, उत्खनन से प्राप्त सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। और बाकी लिटरेरी सोर्सेज में आ जाते हैं, अभिलेखों को लिटरेरी सोर्स में नहीं माना गया है, ठीक है, लिखित साक्ष्य में नहीं माना गया है। लिखित साक्ष्य में पुस्तकों को लिया गया है, ग्रंथों को लिया गया, ठीक है। तो पुरातात्विक प्रमाण अभिलेखों को लेते हैं अशोक के कार्यकाल का, तो ये कहाँ कहाँ से मिलते हैं, जहाँ जहाँ तक मिलेंगे। किताबें तो इसके संबंध में हो, वो आपको वो भी लिखा है, यूनान क्षेत्र में भी मौर्य काल से संबंधित पुस्तकें लिखी गई हैं, चाइना में भी लिखी गई हैं, बौद्ध धर्म से रिलेटेड, जो जहाँ से आया वहाँ जाके फिर उसने लिखा कहानी, तो उसको तो हम ये नहीं मानेंगे कि वहाँ तक ये शासन रहा होगा। शासन कहाँ तक रहा, इसका निर्धारण दो चीज़ों से जनरली किया जाता है, एक शिलालेख से कहाँ कहाँ मिलता है, तो उसकी आउटर बाउंड्री बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी राजा शिलालेख अपने क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में स्थापित कराएगा, दूसरे राज्य के क्षेत्र में नहीं। और दूसरी चीज़ कि ज़्यादातर मात्रा में सिक्के, क्वाइंस, मुद्राएं कहाँ मिली, किन क्षेत्रों तक मिली हैं, ठीक है। इंडियन करेंसी ज़्यादा इंडिया में मिलेगा, इंडिया से बाहर कहीं मिलेगा तो थोड़ा बहुत मिलेगा, तो ज़्यादा जहाँ तक ज़्यादातर मिलेगा वो क्षेत्र रहा होगा, ठीक है। और हमने कहा था कि यहाँ 3 राज्य क्षेत्र हैं अभी के हिसाब से, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। तो भारत में ऑप्शन के हिसाब से देखें तो बिहार मगध क्षेत्र था, ठीक है, कलिंग था मगध में, ठीक है, और अफगानिस्तान उधर था ही, श्रीलंका नहीं था, ठीक है। तो श्रीलंका में उसका राज्य क्षेत्र नहीं था। उस समय कलिंग जो था वो इसका प्रांत हुआ 261 ईस्वी ईसा पूर्व के बाद। उस कलिंग राज्य की राजधानी क्या थी? कलिंग मतलब वो प्रांत है, प्रोविंस है, 5 प्रांतों में बांटा गया था अशोक के राज्य को। एक दक्षिण में सुवर्णगिरी मिलता है, ठीक है। तो कलिंग के राज्य की राजधानी जो थी वो तोसली, ठीक है, तोसली कलिंग की राजधानी थी। और ये श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए उसने किसको भेजा था? अपने पुत्र और पुत्री को। कौन कौन? महेंद्र और संघमित्रा। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? श्रीलंकाई ग्रंथ से या सिंहली ग्रंथ से। सिंहली ग्रंथ सिंहल भाषा में जो लिखा गया है। और वो ग्रंथ कौन कौन से हैं? थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया था, दीपवंश और महावंश बौद्ध धर्म की पुस्तकें हैं जो सिंहली भाषा में लिखी गई हैं,
ठीक है, सिंघली भाषा में। सिंघली क्या है? सिंघल जनजाति है, वहाँ का ट्राइब है, मूल ट्राइब, मूल निवासी जो है वो सिंघली ट्राइब है। और उसी के आधार पर उसको प्राचीन काल में सिंघल द्वीप कहा जाता था या सिंघल देश कहा गया। बाद में फिर ये श्रीलंका, सिलोन और फिर अभी श्रीलंका बना। ठीक है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई? रिपीटेड है, पाटलिपुत्र। चलिए, अष्ट प्रधान का गठन, शिवाजी। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर। उस समय कुशीनगर में किस राज्य क्षेत्र में, किस महाजनपद के क्षेत्र में इनकी मृत्यु हुई? कौशल भी नहीं है, क्योंकि उनकी मृत्यु वहाँ के एक राज परिषद में हुई है, राज परिवार में। मल्ल महाजनपद था, मल्ल महाजनपद था यूपी में, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर वाला क्षेत्र उसमें शामिल था। ठीक है। और मल्ल महाजनपद 2 क्षेत्रों में मिलता है, एक वहाँ और एक बिहार वाले क्षेत्र में। बुद्ध की मृत्यु पश्चिमी मल्ल वाले में हुई है और महावीर की मृत्यु पूर्वी मल्ल के क्षेत्र में हुई है, पावापुरी। दोनों मल्ल में ही मरे हैं। ठीक है। पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई है और बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई है, और दोनों जगह मल्ल राज्य था, 2 भागों में अलग अलग था, बाउंड्रीज अलग। ठीक है। अब ये बताइए कि बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को बौद्ध दर्शन में क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण जो है वो गृह त्याग की घटना है, घर से जो बाहर निकले हैं। निष्क्रमण का मतलब बाहर निकलना। ठीक है। तो वो गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो उसको बोधिसत्व प्राप्ति कहते हैं, कैवल्य भी कहते हैं, जैन में उनको कैवल्य कहा गया है। ठीक है। और साथ साथ ये होता है, एक टर्म है, उपदेश क्या है पहला, उसको क्या कहा गया है? उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि वो ज्ञान प्राप्ति क्या है। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति वाला, अच्छा ये बता दीजिए, वो तुरंत आ जाएगा। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। ठीक है। और मोक्ष की प्राप्ति, एक अंतिम मोक्ष है महापरिनिर्वाण, और एक मोक्ष होता है जब ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ निर्वाण है। ठीक है। निर्वाण जो है, निर्वाण को मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति, ये भी एक शब्द लिया गया है। हाँ, निर्वाण। चलिए, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला है कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव। कर्नाट वंश भारत के वर्तमान के किस राज्य में स्थित था, या इसका एरिया जो था भारत के किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? बिहार से। बिहार से है वो, कर्नाटक से कर्नाटक नहीं जाना है। ठीक है। ये बिहार का तिरहुत क्षेत्र जो है, ठीक है, और मिथिला क्षेत्र। ठीक है। तिरहुत और मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का शासन था। ठीक है। तो मिथिला राज्य था वो कर्नाट वंश से संबंधित था। इसके संस्थापक नान्यदेव थे। अगला है, प्रथम बौद्ध सभा कहाँ आयोजित हुई थी? रिपीटेड है, राजगृह या राजगीर में। ओदंतपुरी शिक्षा का केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? हाँ, तो बिहार में, क्योंकि ओदंतपुरी था, विक्रमशिला था, नालंदा था, 3 फेमस था, और ओदंतपुरी और विक्रमशिला पर काम चालू हो चुका है। नालंदा महाविहार की पुनर्स्थापना हो चुकी है ना।
वही नालंदा के क्षेत्र में। वैसे ही फिर से रिकंस्ट्रक्शन का काम अभी विक्रमशिला का शुरू किया गया है, ठीक है, वो चालू हो चुका है। रिकंस्ट्रक्शन होगा, उसका उत्खनन भी बढ़ रहा है और फिर उस एरिया में नया महाविहार यानी नया यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा सेंट्रल। हाँ ठीक है, उस पर काम चालू हो चुका है और उसके बाद से आपका उदंतपुरी का नंबर है। हाँ, उसके बाद का नंबर आएगा। अच्छा, विश्व का सबसे प्राचीन महाविहार या विश्वविद्यालय? तक्षशिला। तक्षशिला भी महाविहार ही था। और नालंदा, फिर नालंदा कब है? कुमार गुप्त, गुप्त वंश के शासनकाल में है। और तक्षशिला, तक्षशिला में ये आपके आर्यभट्ट हैं, फिर ये बता रहे हैं क्या नाम है, चाणक्य, ठीक है, चाणक्य थे। तो दोनों का समय काल का तुलना कर लीजिए। अध्यापक थे और वही चंद्रगुप्त मौर्य को लेके गए थे, ठीक है, उस समय वहाँ अध्यापक थे, वो आचार्य थे, ठीक है। तो उस समय आचार्य थे, तो सोच लीजिए वो लगभग दोनों के बीच में अगर देखें तो गैप 400-500 साल का था, ठीक है, जो ऐतिहासिक रेफरेंसेस से ऑफिशियली मिलता है। बाकी परंपरा के अनुसार माना जाता है कि ये तक्ष जो थे उनकी राजधानी थी तक्षशिला, और तक्ष को फिर राम जी के वंशज से गिना गया है, ठीक है। लाहौर लव का क्षेत्र है, लव और कुश जो थे उसमें से लाहौर है। और अभी हाल में आप देखेंगे तो बीसीसीआई के एक सेक्रेटरी शायद हैं, राजीव करके, सचान या क्या, जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी ना, पाकिस्तान उसका होस्ट था, ठीक है। फाइनल मैच पाकिस्तान में नहीं खेला गया, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन इससे रहेगा ही, चैंपियंस ट्रॉफी देख लीजिएगा करंट से, ठीक है, कौन जीता कौन हारा, फाइनल मैच कहाँ हुआ, ठीक है, होस्ट कंट्री कौन सा था, ये सब। हाँ, तो पाकिस्तान होस्ट था। और उसी बीच में बीसीसीआई के जो एक ये अध्यक्ष तो नहीं, राजीव शुक्ला जो है, हाँ राजीव, हमको केवल नाम याद आ रहा था, राजीव शुक्ला जी जो थे वो वहाँ गए हुए थे और उन्होंने वही जो स्मारक बनाया गया है लव का, वहाँ का उस मंदिर का भ्रमण किया और वहाँ पूजा पाठ किया। तो फिर से ये हाईलाइट हुआ। चलिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? वेनसांग। वेनसांग को किस नाम से, उपनाम से जाना गया? यात्रियों का राजकुमार, ठीक है। क्योंकि भारत आने वाले जितने भी तीर्थ ये यात्री थे उनमें सबसे फेमस जो रिटन वर्क है इनका है, बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। और काफ़ी लंबे समय तक 15 सालों तक इन्होंने निवास भी किया है यहाँ पे। शिक्षण और शिक्षा दोनों कार्य इनका यहीं पे हुआ है। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्हण की पुस्तक है राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी पुस्तक में किस राज्य के इतिहास की चर्चा है? कश्मीर राज्य के इतिहास की चर्चा है। और उस समय लगभग वहाँ लोहार वंश का शासन चल रहा था जिस समय ये पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है, लोहार वंश का शासन चल रहा था। तो कश्मीर की चर्चा और लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी तक का इतिहास कश्मीर का वहाँ मिलता है कल्हण की राजतरंगिणी में। अगला है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर, अभी हम लोग कर चुके। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों में समान नहीं है? लास्ट वाला क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीयता। वही ऑप्शन हो गया। राष्ट्रीयता का वहाँ कोई कुछ मेंशन है? जो मेंशन है केवल उसी पे ध्यान देने की जरूरत क्या है ना? तो डी आंसर हो जाएगा। जो जो चीज़ है आप फोकस कर रहे हैं कि बौद्ध में ये है, जैन में ये है, ये है, ये है, सब है, लेकिन ये भी देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट वहाँ मेंशन ही नहीं है। नेशनलिटी मेंशन नहीं है, राष्ट्रीयता, हाँ, मतलब नेशनलिटी की चर्चा ही नहीं है। उस समय ऐसा राष्ट्रीयता जैसा टर्म जो आज के सेंस में है वैसा तो था नहीं उस समय, है ना।
तो इसलिए राष्ट्रीयता उसका ऑप्शन हो जाएगा। बाकी तो देखेंगे तो अहिंसा पर दोनों ने फोकस किया है, जैन धर्म का ज़्यादा है थोड़ा, ठीक है, अल्टीमेटली। वेदों के प्रति दोनों धर्म उदासीन है, दोनों पंथ उदासीन है, ठीक है, वेदों के प्रति दोनों उदासीन है, ठीक है, दोनों ने आलोचना की है, ठीक है, आत्मदमन दोनों में है, दोनों ने किया है। महावीर ने आत्मदमन के माध्यम से ही ज्ञान की प्राप्ति की, और बाकी जैन धर्म के जो भी भिक्षु हैं, उपदेशक हैं, वो आज भी आत्मदमन का सिद्धांत निभाते हैं। देखेंगे उसमें श्वेतांबर संप्रदाय वाले जो होते हैं, सॉरी दिगंबर वाले, वो देखेंगे क्या होते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं, बाल कटवाते नहीं हैं, खींच के उसको प्लकिंग किया जाता है, नहीं, वो उखाड़ते रहते हैं। आप देखेंगे प्रवचन अगर किसी किसी का देखेंगे तो उखाड़ते रहते हैं बाल को ऐसे, हाँ, बैठे बैठे प्रवचन चल रहा है और बाल को उखाड़ रहे हैं, नोच रहे हैं, हाँ हाँ, उखाड़ा जाता है। तो वो आत्मदमन ही है। साथ साथ जो अंतिम मोक्ष की प्राप्ति है वो भी क्या है, भूख के माध्यम से, मतलब भूखे रह के उपवास पद्धति या संलेखना पद्धति के माध्यम से, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति है, या प्राण त्याग है, तो वहाँ भी आत्मदमन है, अपना दमन कर रहे हैं, ठीक है। तो महावीर वाले में, जैन में तो ये है ही। बुद्ध में क्या है, महात्मा बुद्ध ने भी, जब आप देखेंगे ज्ञान प्राप्ति के समय का कहानी, तो उन्होंने आत्मदमन किया था, भूखे प्यासे कई दिनों तक तपस्या की थी, ठीक है। और उसी में दर्शाया गया है उस कहानी में कि उसमें मार है एक, या फिर वो और भी कुछ कुछ लोगों की है, एक सर्प का है कि वो अटैक करता है, ठीक है, उनको विचलित करने के लिए, लेकिन फिर भी वो लगातार अपनी तपस्या में लीन है, ठीक है, भूख प्यास का दमन कर रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, तो आत्मदमन वहाँ भी है, ठीक है। तो दोनों में है, राष्ट्रीयता नहीं है। ध्यान ये देना है कि जो जो मेंशन है वही नहीं, कुछ ऐसा सब्जेक्ट वहाँ से ढूंढिए जो है ही नहीं, या उस समय काल के हिसाब से नहीं है, ये ध्यान देना है। एक बार हम भी देखे तो लगा कि अरे ये क्या हो गया कैसा, लेकिन वो राष्ट्रीयता हो जाएगा। चलिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे, और आजीवक संप्रदाय जो है ये माना जाता है कि पहला भौतिकवादी संप्रदाय माना जाता है, ठीक है, पहला भौतिकवादी संप्रदाय आजीवक संप्रदाय माना जाता है। मतलब भौतिकवादी है, मतलब वो क्या कर रहा है, वो मोक्ष के लिए त्याग को नहीं मानता है, ठीक है। वो क्या है, वो कहता है कि इसी जीवन में हम काफ़ी आराम से खाते पीते मौज मस्ती करते मोक्ष प्राप्त करेंगे, ठीक है। जैसे एक कहावत था, पूरा हमको याद तो नहीं है, कि जिसमें कहता है कि कर्ज लेके घी पी, वो एक करके फ्रिज है ना, हाँ, वही मिलता जुलता है, हाँ, चरवाक दर्शन टाइप का। तो उसी से मिलता जुलता है कि आप भौतिक सुख सुविधाओं पर उसको छोड़िए मत, त्यागिए मत, ठीक है। और आजीवक संप्रदाय सेम समकालीन ही है, बुद्ध और जैन का समकालीन है, और जस्ट वैदिक फिलॉसफी के जस्ट बाद वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि मोक्ष की जो संकल्पना है वो वैदिक लिटरेचर में नहीं है। मोक्ष की जो वर्तमान संकल्पना है वो अगर देखेंगे तो बौद्ध और जैन धर्म में मोक्ष की संकल्पना मानी गई है, क्योंकि बुद्ध का जो पहला ये है आर्य सत्य, वहीं से इसका रेफरेंस मिलता है। 4 आर्य सत्य हैं बुद्ध के, कौन कौन से, सबम दुखम, मतलब सर्वत्र दुख ही दुख है, जीवन में दुख ही है। दूसरा जो दुख का निवारण है, इस कारण है, ठीक है, उसके बाद दुख का निवारण है, और चौथा जो है वो निवारण के उपाय, जो अष्टांगिक मार्ग के रूप में 8 तरीके बताए गए हैं। हाँ, तो पहला जो आर्य सत्य है कि सबम दुखम, जीवन में दुख ही दुख है, बुद्ध ने कहा, तो दुख से छुटकारा कैसे मिलेगा, जब जीवन समाप्त, दुख समाप्त, मतलब ये जीवन से परे मोक्ष की संकल्पना। तो ये वैदिक जो दर्शन है उसमें नहीं है, बाकी जो अवैदिक दर्शन आते हैं, ठीक है, उनमें जैन में और बुद्ध वगैरह से ये मोक्ष की संकल्पना शुरू होती है, ठीक है। अगला हो गया, किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था।
अजात शत्रु, यहाँ क्वेश्चन ठीक है, पाटलिपुत्र शहर स्थान के बारे में है। इसमें उदाहरण ऑप्शन है। वो कभी कभी होता क्या है ना, लिखते समय दिमाग में रहता है, लग रहा है कि हम लिख रहे हैं और वो उसकी जगह दूसरा शब्द हो जाता है, या बोल रहे हैं और उसकी जगह दूसरा शब्द आ जाता है, वो ह्यूमन मिस्टेक होता है। और आप लोग देखेंगे कि पीटी का जब एग्ज़ाम देंगे